चलिए मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ गए हम। कंपनी है एक, उसने ये प्रोजेक्शंस की हैं अपने लिए इस साल के लिए। सेल उसने देखा है कि 21,000 होगी, 21,000 यूनिट्स, और एक यूनिट 40 रुपये में बिकेगी। वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये पर यूनिट आएगी, टोटल कॉस्ट 35 आएगी, तो फिक्स्ड हो जाएगी आपकी 35 माइनस 25 15, सॉरी 10। ठीक है। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का अलाउड है। कंपनी अपनी जो क्रेडिट पीरियड है उसको बढ़ाना चाहती है, 1 मंथ से 2 मंथ करना चाहती है। अभी तक वो 1 महीने का उधार एक्सेप्ट कर रही थी, अब वो उसको बढ़ा के 2 महीने का करने वाली है। इसके अलावा उसने ये जो पॉलिसी में जो चेंज कर रही है वो 2 महीने का कर रही है। इससे उसको ये लग रहा है कि उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगी 8% से। ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 25%। तो हमें बताना है ये जो नई प्लानिंग कर रही है ये कंपनी बढ़ाने की क्रेडिट पीरियड, ये फायदेमंद है या नहीं है। तो निकालने का सीधा तरीका, नेट इनकम देखेंगे हम कि बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी इस 8% सॉरी इस 2 महीने को बढ़ाने से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एग्जिस्टिंग क्या हो रहा है कंपनी के पास। एग्जिस्टिंग में देखिए सेल्स है हमारे पास, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल की जा रही है वो इस वक्त कंपनी को लग रहा है 21,000 सेल हो रही है। सेल टोटल हो गई आपकी 40 रुपए पर के हिसाब से 8,40,000। ठीक है। कॉस्ट कितनी आ रही है फिलहाल कंपनी को, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 25 रुपए के हिसाब से, तो 25,000 गुणा में 21 करोगे आप, ये आ जाएगा 5,25,000। फिक्स्ड कॉस्ट जो आ रही है फिलहाल कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से दिखाया था मैंने आपको, 10 गुणा में 21, 2,10,000। अब फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही रहेगी। इसके बाद चाहे आप कितने ही क्रेडिट पीरियड दे दो, कितनी आपकी सेल बढ़ जाए, कितना प्रोडक्शन बढ़ जाए, टोटल कॉस्ट जो आपकी बनी है साल की, ठीक है, इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 7,35,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट कितना हो रहा है फिलहाल कंपनी को। तो खर्चे हैं लागत है 7,35 और सेल हो रही है 8,40। प्रॉफिट फिलहाल हो रहा है कंपनी को यहाँ पे 1,05,000 रुपए का। ये तो सेल से होने वाला प्रॉफिट है। ठीक है। अब हमें निकालना ये है कि क्या उधार का जो आप माल बेच रहे हो वो 1 से 2 महीना कर दोगे, तो ये जो बीच में 1 महीने का टाइम है, इस मंथ में जो भी आपको लागतें तो आएंगी आएंगी, कंटिन्यूस प्रोडक्शन करोगे आप, लागत तो आएगी, लेकिन क्या इस महीने के टाइम पीरियड में जो लागत आपको उठानी पड़ेगी, उसके लिए जो पैसा आप जहां से भी अरेंज करने वाले हो, 25% की कॉस्ट है आपकी, इस हिसाब से उसमें बेनिफिट है या नहीं है आपको। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार जो प्रोजेक्टेड है, जो प्रपोज है, आप क्या करने वाले हो। कंपनी को क्या लगता है सेल बढ़ जाएगी 8%, यानी 8,40 थी, इसकी 8% करके इसमें ऐड कर दो, 9,07,000 हो जाएगी इनकी सेल। और यूनिट बढ़ जाएंगी, पहले 21 थी, 8% बढ़ा दो, ये हो जाएगी 22,680। ठीक है। कंपनी को लग रहा है 2 महीने का कर देंगे हम 1 महीने की जगह पे, तो ये इतना हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 25 गुणा में अब हो जाएगा 22,680। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 5,67,000। फिक्स तो फिक्स ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 2,10,000 ही रहेगी। टोटल कॉस्ट हो जाएगी फर्म की 7,77,000। प्रॉफिट अभी भी होगा फर्म को, ऑब्वियसली बात है, सेल 9,07,000 है और कॉस्ट आपकी है 7,77,000, तो ये प्रॉफिट तो होगा ही होगा, सेल बढ़ रही है आपकी। ठीक है। लेकिन क्या ये जो प्रॉफिट ये जो बढ़ रहा है, क्या नेट इनकम भी बढ़ रही है। ये जो 1 महीने में कंपनी को अपनी काम करना है उसमें जो लागत आ रही है, जब कंपनी 1 महीने का उधार दे रही थी, ठीक है, उस टाइम पे देखिए कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही थी। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर में कंपनी का कितना पैसा फंसा रह रहा था जब वो 1 महीने का उधार दे रही थी, यहां हम वो निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट जो आपकी थी 7,35,000 थी,
ये तो आपको उस एक महीने में चाहिए, मतलब लागत आनी आनी थी। ये पूरे 12 महीने में आ रहा था आपका। उस एक महीने में जिसमें आपने उधार देते हो आप और उसको आपको पैसा नहीं मिलता है, फिर भी आपको खर्चा चलाना होता है, तो उसमें ये खर्चा होता है आपका 61,250। इतनी लागत आपकी आ रही थी, ठीक है। अभी एक से बढ़ा के 2 महीना कर दोगे जब आप, तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा 7,77,000। ये पूरे महीने का था। तो ये जो 2 महीने में जो आप उधार दे रहे हो और ये 2 महीने आपके पास कोई पैसा नहीं आएगा, तो भी तो आपके पास कुछ ना कुछ लागत आएगी ही आएगी, क्योंकि काम तो आप कंटिन्यूस कर रहे हो। उस टाइम पे आपकी लागत पड़ेगी 1,29,500। यानी एक महीने का जो आप क्रेडिट दे रहे हो, उस केस में उस एक महीने की जब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तब भी आपको जो लागत आएगी काम करने की वो आएगी 61,250। जब आप उसको बढ़ा के 2 महीना कर दोगे तो उस 2 महीने की लागत आएगी आपकी 1,29,500। अब ये पैसा आप चाहे कहीं से भी अरेंज करो, ये पैसा आपका क्या कहते हैं, इतना पैसे की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अब ये पैसा आप अरेंज कहाँ से करोगे? क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा रखे, मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है कि पैसा आपने बाहर से ही कहीं से उठाया है, ठीक है। अब एक महीने के लिए मान लीजिए मैंने उधार में माल बेच दिया, फर्स्ट केस सिनेरियो है मेरा, और उधार में माल बेचा, तो एक महीने का मैंने उनको टाइम दिया, जिसको भी मैंने माल बेचा, वो मुझे पैसा लौटाएगा, वो मुझे पैसा देगा एक महीने के बाद। तो सेल का पैसा मुझे एक महीने बाद मिलेगा। अब इस एक महीने के दौरान भी मैं काम कर रही हूँ, काम बंद करके थोड़ी बैठ जाऊंगी। उसमें एक 61,250 का मेरा लागत आ रही है, ये लागत मैं कहाँ से चुकाऊंगी? इसके लिए भी तो मेरे को पैसा चाहिए। तो मैं पैसा कहाँ से उठाया? बाहर से उठाया। और बाहर से कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है ना, वो 25% है। मतलब मुझे पैसा मिलेगा तो 25% के ऊपर मिलेगा, ठीक है। मैंने बाहर से उठा लिया ये पैसा 61,250 के इस वक्त मेरा काम चल जाए, फिर एक महीने बाद मुझे ये जो मैंने सेल कर रखी है 8,40,000 की, पैसा मेरे को मिल जाएगा। जितने की भी सेल बनती है पैसा मिल जाएगा, और ये सारी चीज आपकी सही हो जाएगी। प्रॉफिट भी आ जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट तो मुझे हो ही रहा है, प्रॉफिट पे मैं बेच रही हूँ, तो ये प्रॉफिट भी बचेगा मेरे पास। मेरे ये जो पैसा मैंने उठाया वो भी मेरा कवर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर एक महीने के लिए तो मेरे को पैसा उठाना पड़ेगा 25% की दर से। वो कितनी बनेगी? ये जो 25% आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बाहर किसी पर्सन को, वो कितना बनेगा? इतना पैसा उठाओगे आप 61,250, इसका 25% निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 15,313। तो उधार में बेचने के चक्कर में ये 15,313 का मेरा और ऊपर से कॉस्ट लग गई। माल बनाने की, बेचने की वो कॉस्ट तो मेरी आई ही आई थी, पर उसके अलावा भी मेरी ये 15,313 की और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरा पहले था इतना बना के बेचने की लागत का, ये कॉस्ट और आ गई मेरी उधार माल बेचने के चक्कर में, क्योंकि ये मेरे को बाहर देनी पड़ेगी। तो टोटल अब मेरा प्रॉफिट बच कितना गया, बैलेंस कितना आ गया मेरा? नेट इनकम मेरे पास बच गई 1,05,000 माइनस ये वाला खर्चा 15,313, ये हो गया हमारे पास 89,687। अब मेरे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा ना, वो इतना बचेगा, ठीक है। क्योंकि बाकी का तो जो आपने बना के जो भी लागत आई, आपने सेल इतने की करी, आपका प्रॉफिट इतना बच जाएगा। पर उस एक महीने में जब आपके पास पैसा नहीं आएगा, और तब आपको ये पैसा बाहर से, खर्चे तो आपके होंगे ही और पैसा आपको बाहर से उठाना पड़ेगा, ठीक है। 61,250 आपने बाहर से उठाया है, 61,250 आप लौटा दोगे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर से आपको 15,313 उसकी कॉस्ट देनी है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई आपके ऊपर, तो उसकी वजह से प्रॉफिट आपका ऑब्वियसली कम हो गया। सेम चीज यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगी इसका 25%, क्योंकि अगर आपको अब 2 महीने का दे रहे हो तो 2 महीने के केस में आपका इतना लागत आएगी 2 महीने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 32,375 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपकी बनेगी। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पहले इतना था, अब इसमें से ये लागत घटेगी, ठीक है, ये भी आपकी एक्स्ट्रा लागत आ रही है। अब आपकी नेट इनकम हो जाएगी 97,825,
ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हालांकि आपने 2 महीने का क्रेडिट बढ़ाओगे तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, और उस 2 महीने में जो आपको उधार देना पड़ेगा पैसा वो भी बढ़ जाएगा, और उस पैसे पे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी पहले वाले केस के मुकाबले दूसरे वाले केस में आपको ज्यादा इनकम हो रही है। यानी हमारे हिसाब से इस जो ये जो चेंज किया जा रहा है इसके लिए हमारा यस है, क्योंकि हमारे पास फिर भी पैसा ज्यादा बच रहा है, मतलब ज्यादा पैसा हम कमा पाएंगे। इस पहले केस में हम 89,687 का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, दूसरे केस में हम 97,825 का प्रॉफिट कमा पाएंगे, जो हमारे पास बचेगी इन हैंड, हमारे पास नेट इनकम रहेगी। तो ये केस हमारे लिए सही है। हम ये कंपनी चाहे तो अपना क्रेडिट पीरियड जो है वो 1 महीने से बढ़ा के 2 महीना आराम से कर सकती है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा तो इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या बोल रहा है, एक आर लिमिटेड है, वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स करने की सोच रही है, और जिसकी वजह से उसकी जो सेल है वो 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या करना चाह रही है, इस वक्त वो 20 लाख की सेल हो रही है उसकी, जो भी उसकी क्रेडिट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, और अब वो जब क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर देगी, मतलब ज्यादा टाइम के लिए उधार देना स्टार्ट कर देगी, तो उसकी सेल बढ़ के 25 लाख हो जाएगी, बाकी लोग भी उससे खरीदेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1 लाख रहेगी, ठीक है, ये इसने बोल दिया फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख रहने वाली है। बेड डेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। बेड डेट का मतलब है कि डेटर से पैसा आपको रिकवर, जो पहले 2% डेटर से पैसा नहीं रिकवर होता था ऑन एन, मतलब 2% कोई ना कोई ऐसे होते थे 2% जो आपको पैसा नहीं दे पाते थे, वो 3% हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब आप उधार ज्यादा बेचना स्टार्ट करोगे आपके डेटर बढ़ेंगे तो बेड डेट भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अकाउंट अभी तक आप 50 लोगों को उधार देते, मान लीजिए 1 महीना उधार देते थे तो 50 लोग आपसे खरीदते थे, अब आपने 2 महीना कर दिया तो 100 लोग खरीदने लग गए, तो अब बेड डेट भी तो बढ़ेंगे ना उसके हिसाब से। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है वो 8 से 5 हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का रेशो का मतलब है डेटर टर्नओवर रेशो जो आपका होता है। इसका मतलब ये है कि डेटर टर्नओवर रेशो में हम क्या करते हैं कि किस दर से आपके पास पैसा डेटर से कितनी जल्दी वापस आ रहा है, वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली कम होगा भाई, 1 महीने से 2 महीना बढ़ा दोगे अगर आप तो देर में ही पैसा आएगा। पीवी रेशो करंटली है आपका 25%, पीवी रेशो होता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इससे कंट्रीब्यूशन निकलता है हमारा। एडवाइस वेदर द प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इफ फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ये आपकी वो कॉस्ट है पैसा उठाने की, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या है, आपके पास सेल दी हुई है लेकिन आपके पास ना वेरिएबल कॉस्ट है ना कोई कॉस्ट है, सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको। किस तरीके से निकालोगे कि हमारे पास नेट इनकम कितनी आ रही है, तो इसको निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है। इसमें हमें सेल्स दी हुई है, पीवी रेशो दिया हुआ है, पीवी रेशो की मदद से हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 25% है, 25% ये हमेशा सेल्स का निकलता है। 25% मैंने सेल्स का निकाल लिया तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 5 लाख, और यहां आ जाएगा मेरा 6,25,000। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जितनी भी मेरी सेल हुई थी उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट जब घटा दी तो मेरे पास 5 लाख रुपए बचे, यानी 20 लाख की हमारे पास यहाँ पे सेल है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट मैंने घटा दी, जो 15 लाख आई होगी ऑब्वियसली बैलेंस आप निकाल लो, 5 लाख बचे, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट ही बचेगा। सेल में से अगर आप लागत घटा दोगे, अगर मैं सेल में से टोटल कॉस्ट घटा दूं तो मेरे पास प्रॉफिट ही बचेगा, सीधी सी बात है ना। टोटल कॉस्ट 2 पार्ट्स में बनती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन होता ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, इसका मतलब है कि आपने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया, बच क्या गया, फिक्स्ड रह गई। अगर मैं इसमें से फिक्स्ड भी घटा दूं तो मुझे मेरा प्रॉफिट या नेट इनकम मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, दे ही रखी है हमें 1 लाख रुपए दोनों केसेस में। यहाँ भी मैंने 1 लाख घटा दिया और यहाँ पे भी मैंने 1 लाख घटा दिया, फिक्स तो फिक्स ही रहती है। अब ये आ गया 4 लाख और ये आ गया हमारे पास 5,25,000। ये जो आया है ये हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा आया है, ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। ए निकल गया अब हमारे पास।
अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ये जो क्रेडिट पॉलिसी को आप रिलैक्स कर रहे हो, इसकी वजह से वो जो जितने भी पीरियड, टाइम पीरियड के लिए आप उधार बढ़ा रहे हो, उसमें जो आपको लागत आती है, ठीक है, वो लागत को कवर करने के लिए जो आप पैसा उठाते हो, उस पे इंटरेस्ट देते हो ये 15% का, उस वजह से आपका प्रॉफिट कितना कम हो रहा है ये हमें निकालना है। वो कैसे निकलेगा अब यहाँ पे, अब देखिए इसके अंदर ना अलग से आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट या वो उसका हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई टाइम पीरियड दे ही नहीं रखा, हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि पहले कितनी आप उधार एक्सेप्ट करते थे, फिर आपने कितना टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम उस हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें एक कॉस्ट तो ये दे रखी है कि आपके बेड डेट बढ़े हैं। ठीक है, क्यों बढ़े हैं बेड डेट, उधार का टाइम बढ़ाने की वजह से बढ़े हैं, तो यानी एक कॉस्ट तो हो गई बेड डेट के बढ़ने की। ठीक है, और दूसरी कॉस्ट हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट वाली। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि हमारे टोटल डेटर्स कितने थे। अगर आपको बेड डेट्स निकालने हैं तो टोटल डेटर्स कैसे निकालोगे आप, टोटल डेटर्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने उधार में माल बेचा था। ठीक है, इसको एट कॉस्ट निकाल लेंगे हम, जो भी माल था आपका डेटर्स का, उसकी कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट निकालने का सीधा देखिए, अगर आपने सारा माल उधार में ही बेचा था, यानी 20 लाख की जो आपकी सेल हो रही है वो आपकी उधार में करी हुई सेल है, लेकिन 20 लाख की सेल के अंदर प्रॉफिट का पार्ट भी तो शामिल है। सेल में क्या क्या शामिल होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चीज शामिल होती है। ठीक है, सेल 20 लाख थी हमारी, प्रॉफिट 4 लाख था हमारा, कॉस्ट जो थी बीच में वो कितनी रही थी हमारी, 16 लाख। ये कॉस्ट उन गुड्स की लागत थी जो आपने बेचे हैं। तो आपने सारे अगर उधार में बेचे हैं तो यानी सारे के सारे आपके डेटर्स बने हैं, जिसको भी आपने बेचा है उसकी कॉस्ट पे निकाल लीजिए कि इस फलाना मतलब इन डेटर्स को आपने जो माल बेचा है उसकी लागत कितनी थी, वो निकालनी है हमें लागत। तो यहाँ पे लागत सीधी सी बात है 16 लाख थी, तो टोटल डेटर्स एट कॉस्ट हो गए 16 लाख। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ इजी सा बना के। मान लीजिए सारा माल मुझे बेचा गया है, मैं डेटर, मैंने आपसे जो है ना उधार में माल खरीदा है और मैं डेटर हूँ, मैं डेटर बन गई आपकी। ठीक है, अब ये जो उधार में माल मैंने खरीदा है, मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा है, आपने मुझे 20 लाख में बेचा है, पर आपने मुझे एट कॉस्ट तो नहीं बेचा होगा, मतलब जितनी आपकी लागत आई उस पर तो नहीं बेचा है। ऑब्वियसली आपने उसमें प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ा होगा अपना, फिर आपने मुझे बेचा है। प्रॉफिट का हिस्सा हमारा निकल ही रहा, 4 लाख था, आपने मुझे 20 लाख में बेचा, आपने उसमें 4 लाख अपना प्रॉफिट ऐड करके दिया है मुझे। ठीक है, यानी उसकी लागत कितनी रही होगी, जो माल आपने मुझे बेचा है 16 लाख रही होगी। तो मैं डेटर हूँ, ठीक है, मुझे आपको वैसे तो 20 लाख देने हैं, पर उस 20 लाख में से लागत कितनी है माल की, 16 लाख है ना, तो वो लागत ही हमें यहाँ पे नोट करनी है, क्योंकि अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ कॉस्ट का पार्ट निकालेंगे, प्रॉफिट को हम ऊपर छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हमें सिर्फ कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि जो क्रेडिट पीरियड के दौरान जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई होगी। ठीक है, इसीलिए हमने प्रॉफिट के पार्ट को ऊपर यहाँ अलग कर दिया, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लागत ले रहे हैं। तो मैं डेटर हूँ, जो माल मैंने आपसे उधार में खरीदा है उसकी लागत कितनी है, 16 लाख है। ठीक है, और इस केस में कितनी लागत है, इसमें थोड़ी ज्यादा आएगी ऑब्वियसली, 5,25,000 का प्रॉफिट है ना इसमें, तो 25 लाख की सेल है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी 19,75,000। ठीक है, टोटल डेटर एट कॉस्ट आ गए। अभी हमें निकालना पड़ेगा, ये तो टोटल है, लेकिन हर पूरे साल में इतने ही डेटर आपके नहीं रहते हैं, कभी डेटर कम होते हैं, कभी डेटर बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे एवरेज डेटर निकालने की जरूरत पड़ेगी। और एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, टर्नओवर रेशो की मदद से। टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपका एवरेज डेटर ही डालते हैं हम नीचे। ठीक है, तो यहाँ टर्नओवर रेशो देखिए पहले था 8, और आपकी जो भी पॉलिसी है उससे वो हो जाएगा 5। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा हमारा एवरेज डेटर। 16 को 8 से भाग कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, और इसको 5 से भाग कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 3,95,000। एवरेज डेटर आ गया एक बार हमारे पास, 2 लाख और इतना। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये निकालना है कि लागत कितनी आएगी आपकी।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या, ये जो हमने अभी अभी यहाँ पे किया हुआ है टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो का मतलब होता है आप जो उधार देते हो, जो भी आपके डेटर बनाते हो, उनसे कितनी जल्दी आप पैसा रिकवर कर रहे हो। ठीक है, 8 टाइम्स है आपका डेटर टर्नओवर रेशो। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपके पास एक बार में, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ऑन एन एवरेज एक बार में आपके पास 2 लाख के डेटर हमेशा रहते हैं, 2 लाख रुपए के। ठीक है, मतलब आपका क्रेडिट पीरियड जितना भी है, मान लीजिए 1 महीने का आप उधार देते हो, तो 1 महीने के दौरान आपके ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए के डेटर बनते हैं। यानी आप कम से कम जब भी उधार देते हो 2 लाख रुपए का आप उधार माल बेचते हो ऑन एन एवरेज। जो भी आपका, मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लें कि आप 1 मंथ का क्रेडिट देते हो, 1 महीने का उधार देते हो, तो हर महीने ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का माल आप उधार में बेचते हो। तो ये वही चीज हो रही है, ध्यान रखिएगा कि 1 महीने में आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का उधार बेचते हो, ठीक है, यानी ये 2 लाख रुपए आपको उस महीने में नहीं मिलेंगे। अगर ये 2 लाख रुपए उस महीने में आपको नहीं मिलेंगे, आपको रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इतने का आप ऑन एन एवरेज उधार दे रहे हो हर बार, जितनी बार भी आप उधार में, जितना भी टाइम पीरियड आप अलॉट कर रहे हो, ठीक है, तो इस पैसे को आपको कहीं बाहर से उठाना पड़ेगा। और इस पैसे को बाहर से आप जब भी उठाओगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब जो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो आएगी 15%। 15% का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपए, और यहाँ 15% का मतलब हो जाएगा 59,250 रुपए। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आएगी। ये हो जाएगा अब हमारा पहली कॉस्ट का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या रहेगा, बेड डेट्स। अब आपने उधार का टाइम बढ़ा दिया तो आपके बेड डेट्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, बेड डेट हो गए हैं आपके 2% से 3%। अब बेड डेट हमेशा सेल्स पे निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 20 लाख और 25 लाख के ऊपर आपके निकलेंगे। यानी पहले होते थे आपके बेड डेट्स 20 लाख का 2% 40,000, और अब आपके बेड डेट्स होते हैं 25 लाख का 3% 75,000। ठीक है, तो ये 2 तरीके की लागत आपकी आ रही है जब आप अपनी क्रेडिट पीरियड अलाउड कर रहे हो, यानी जब आप उधार में माल बेच रहे हो उस टाइम पे ये 2 तरीके की लागत आपको और एक्स्ट्रा उठानी पड़ रही है यहाँ पे, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है इसके अलावा। तो यानी इनकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अब आपका जो प्रॉफिट आएगा, जो आपका नेट इनकम बनेगी, वो कितनी बनेगी। अब प्रॉफिट आपके पास 4 लाख नहीं बचेगा पहले केस में, वो बचेगा 4 लाख माइनस 30,000 और माइनस 40,000, यानी माइनस 70,000 कर देंगे, वो बचेगा 3,30,000। और दूसरे केस में वो बचेगा 5-25 में से ये माइनस कर देंगे 1,34,250। ऐसा करने के बावजूद आपकी नेट इनकम बढ़ रही है दूसरे केस में। तो यानी आप दूसरे वाला ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चीज आप क्रेडिट जो पीरियड आप पॉलिसी जो है आप उसको रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरे वाला पार्ट में आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि हमने उधार कितने महीने से कितने महीने बढ़ाया है। अगर ये दे रखा होता तो हम सीधा सीधा लागत को उतने महीने के लिए निकाल लेते, भाई इतनी लागत इतने महीने में 1 महीने के लिए इतनी आएगी और इसको इतना पैसा उठाने के लिए हम कितना इंटरेस्ट देंगे, ये सब हम आराम से निकाल लेते जैसे हमने पहले निकाला था। वो चीज दी नहीं हुई, हमें दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा कि जितने भी महीने का आपने उधार दे रहे थे उसमें आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ रही थी। सीधी सी बात है, जितने पैसे का आप उधार बेच रहे थे उतने ही पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं। तो क्योंकि हम लागत ही निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ डेटर भी सिर्फ कॉस्ट पे ही लेंगे, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। टर्नओवर रेशो आपको दिया हुआ है। टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कितनी जल्दी आप डेटर से पैसा रिसीव करते हो, रिकवर करते हो। टर्नओवर रेशो है 8। रेशो, अगर आपको रेशो का फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले में डाल के आपका ये एवरेज डेटर निकल जाएंगे 2 लाख। एवरेज डेटर का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज पूरे साल में जितने भी महीने का आप उधार देते हो, हर बार जितनी बार भी उधार माल बेचते हो, हर बार कम से कम 2 लाख रुपए के आपकी उधारी होती है। यानी अगर मान लीजिए आप 1 महीने का उधार टाइम पीरियड देते हो तो हर बार उस 1 महीने में 2 लाख रुपए के डेटर आपके बनते हैं। यानी आप 2 लाख रुपए की क्रेडिट सेल करते ही करते हो। तो यानी आपका हर बार 2 लाख रुपए फंसते हैं डेटर के अंदर।
ठीक है, हर बार 2 लाख रुपए आपके डेटर में फंस जाते हैं। तो यानी उस टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड में आपने वो उधार दिया है, उसमें आपको कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी? 2 लाख रुपए की, क्योंकि हमेशा 2 लाख रुपए आपके फंस रहे हैं डेटर में। इस पैसे को आप मार्केट से उठाओगे तो आपको 15% की कॉस्ट आएगी, तो वो निकाल दी हमने। एक लागत तो ये है जो उधारी माल बेचने से रिलेटेड है। दूसरा, बैड डेट भी तभी होते हैं जब उधार माल बेचते हो आप, तभी आपके डेटर बनते हैं, तभी आपके डेटर दिवालिया होते हैं, आपको पैसा नहीं देते। ठीक है, तो ये दोनों लागतें आपकी इस उधार माल बेचने से रिलेटेड है। तो यानी हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से ये दोनों कॉस्ट भी हमारी घटेंगे, हमारी नेट इनकम आएगी इनको घटाने के बाद। अगर हम उधार माल नहीं बेचते तो सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट होता 4 लाख, पर ये लागत ही इसलिए आई है क्योंकि हमने उधार माल बेचना स्टार्ट करा है, तो इससे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कम। इसके बावजूद अगर हम अपने क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर देते हैं, यानी हम ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं उधार माल में, तो भी हमें इससे ज्यादा फायदा होने वाला है, नेट इनकम हमारी बढ़ रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। पांचवी इलस्ट्रेशन को देखिए कैसे करना है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस लिमिटेड है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करती है, उसकी एवरेज टर्नओवर यानी सेल 80 लाख है, 75% इसकी क्रेडिट सेल है। तो ध्यान रखिएगा, रिसीवेबल सिर्फ क्रेडिट सेल से रिलेटेड होते हैं, डेटर तो तभी बनेगा ना जब उधार में बेचोगे। तो 80 लाख है और 80 लाख का अगर सिर्फ 75% क्रेडिट सेल है, यानी हमारा रिसीवेबल भी सिर्फ उतनी ही सेल से रिलेटेड है, इसका 75% निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 लाख। सिर्फ इतनी ही सेल हमें लेनी है, बाकी की सेल हमें नहीं लेनी क्योंकि वो कैश सेल है, उसका रिसीवेबल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट अलाउड आप करते हो 30 दिन के लिए। कंपनी प्रपोज करती है कि आप बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, डिमांड वगैरह भी है, ये आपके प्रपोज्ड प्लान है दोनों। प्रोडक्ट यील्ड एंड एवरेज कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन वाले तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है आपको, ठीक है। तो कंपनी एक्सपेक्ट से प्री टैक्स रिटर्न ऑफ 20%, ये आपकी वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको आएगी अगर आप बाहर से पैसा उठाते हो। प्रपोजल में आपके बेड डेट बढ़ रहे हैं, 1% से 1.5 हो गया, और प्लान ए में और प्लान 2 में हो गया 2%। तो प्लान ए में 1% बेड डेट थे, 2 में 1.5 हो जाएंगे और 3 में हो जाएंगे 2%। तो कंट्रीब्यूशन वाला तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही वाला तरीका यहाँ पे निकालोगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज डेटर निकालने का तरीका आपका बदल जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन आपको करके नहीं दिखा रही। एवरेज डेटर का कैसे बदलेगा? एवरेज डेटर पिछली बार हमें क्या दिया हुआ था? डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो एवरेज डेटर हमें डेट कलेक्शन पीरियड से निकालना पड़ेगा। डेट कलेक्शन पीरियड मतलब जितने टाइम में आप पैसा कलेक्ट कर लेते हो डेटर से। फर्स्ट केस में 30 दिन में, दूसरे केस में 60 दिन में, तीसरे केस में 90 दिन में। क्योंकि फर्स्ट केस में 30 दिन के लिए आप उधार पे माल बेचते हो, तो ऑब्वियसली बात है जिसको भी बेचा है वो 30 दिन के बाद आपको पैसा दे देगा। तो 30 दिन का आपका डेट कलेक्शन पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे? जो भी आपकी डेटर आएंगे कॉस्ट पे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, डेटर ऑन कॉस्ट जो भी आएगी उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे और पूरे साल में हम अज्यूम करेंगे कि 360 दिन है हमारे पास, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही दूसरे केस में करेंगे और सेम ऐसा ही हम तीसरे केस में करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखोगे कि तीनों ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से ऑप्शन में आ रहा है और कंपनी को कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहिए। उसको 30 दिन का ही क्रेडिट रखना चाहिए या उसको 30 से 60 दिन कर देना चाहिए या उसको 90 दिन कर देना चाहिए। अब इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन देख रहे हैं हम 6। ओके, इसको भी समझने की जरूरत है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक ट्रेडर है जिसकी करंट सेल है 15 लाख रुपए की, तो फिलहाल वो 15 लाख रुपए की सेल कर रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 दिन का, मतलब 30 दिन के लिए उधार देता है। वॉन्ट्स टू परस्यू ए मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, और ये उसके पास ऑप्शन है अलग अलग, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है इतना, एवरेज कॉस्ट है इतनी, वेरिएबल कॉस्ट है इतनी। तो हमने जो शुरू में जो मेथड अपनाया था यहाँ वो वाला मेथड लगेगा कि एवरेज कितनी है आपकी 4 है और वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपये 75 पैसे, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। दोनों का टोटल कर लेंगे, फिर दोनों को हम निकाल लेंगे भी 30 दिन के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है।
ओके, ठीक है, 20% की आपकी वो इंटरेस्ट वाली है रेट, और 360 दिन अज्यूम करने आपको पूरे साल में है, तो इसके अंदर अच्छा 360 दिन ही है, तो आप एवरेज डेटर वाला तरीका अपना सकते हो इसके अंदर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज डेटर वाला तरीका अपनाएंगे इसके अंदर कि हम कॉस्ट निकाल लेंगे, कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी, और उसको जितने जितने दिन का क्रेडिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल 360 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। एक बार देख लेते हैं। देखो अभी सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि हमारा ये तो जो 4-5 प्लान है इसमें ये क्या बोल रहा है। तो ये क्या कह रहा है, आप 30 दिन का क्रेडिट देते थे, तो पहले मैं लिख देती हूँ क्रेडिट पीरियड जो है आपका वो 30 दिन का है। ठीक है, अगर आप इसको 15 दिन बढ़ा देते हो, यानी आप इसको 45 दिन का कर देते हो, तो आपकी सेल हो जाए 60,000 से बढ़ जाएगी, यानी आपकी सेल हो जाएगी 15,60,000। दूसरे केस में क्या कर रहा है, अगर आपको 30 दिन बढ़ा देते हो, यानी इसे 30 से 60 कर देते हो, तो सेल 90,000 बढ़ जाएगी, यानी सेल बढ़ जाएगी 15,90,000। अगर आप उसे 45 दिन बढ़ा देते हो, यानी 30 दिन से 75 दिन बना देते हो, तो आपकी सेल 1.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, यानी 15 लाख थी, 15 प्लस 1.5 16,50,000 हो जाएगी। अगर आप 60 दिन सेल बढ़ाते हो, यानी 90 दिन कर देते हो, तो आपकी सेल जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी 1,80,000, यानी अब वो हो जाएगी आपकी 16,80,000। तो ये अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, और इनमें से कौन सा फायदेमंद है हमें ये बताना है। एक बार हमारे पास ये आ गया तो हम एक बार ये भी निकाल लेते कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सेल कर रहे हो आप, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितनी सेल की जा रही है आपकी यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस आपका है पर यूनिट 5 रुपए का। ठीक है, अगर 5 रुपए एक यूनिट का प्राइस है, तो 15 लाख रुपए की जो सेल हुई है, कितनी यूनिट बेची होंगी आपने, सीधी सी बात है 15 लाख बटे 5, ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल सेल इतनी है, सेल है 15,60,000, एक यूनिट 5 रुपए में बेची है, टोटल यूनिट हो जाएंगी जो भी इसका आंसर आएगा। तो इस केस में आएगा ये 3,12,000, इस केस में आएगा 3,18,000, 3,30,000 यूनिट्स बेची हैं आपने, और यहाँ पे बेची है आपने 3,36,000, ये यूनिट्स हैं। ठीक है, ओके नाउ अब हमें आगे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कॉस्ट, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सब दिया ही हुआ है, तो टोटल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं, सिंपल सी चीज है। सेल हो गया हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है हमें, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है देखिए, 2 रुपए 75 पैसे है, 2 रुपए 75 पैसे पर यूनिट। यूनिट कितनी है अपने पास 3, तो 2 रुपए 75 पैसे गुना में 3 लाख, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट केस में 8,25,000, दूसरे केस में 8,58,000, तीसरे केस में 8,74,500, ये हो जाएगा 9,07,500, और ये हो जाएगा 9,24,000। जब वेरिएबल कॉस्ट दे ही रखी है तो अपना पुराने वाला तरीका ही देखते हैं। अब आगे बारी फिक्स्ड कॉस्ट की, तो टोटल में से वो निकाल दो, एवरेज में से फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे हम। टोटल कॉस्ट क्या हमें यहाँ पे दी हुई है, टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 4 रुपए। ठीक है, अब इसको देखो, इसको निकालने का ना 2 तरीके हैं, या तो आप 4 में से 2 रुपए 75 पैसे माइनस कर दो और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने शुरू में किया था। इस चीज को आप यूं भी कर सकते हो, टोटल कॉस्ट इन दोनों का टोटल है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए 75 पैसे है, ये 4 रुपए है। या तो आप एक काम करो, 4 रुपए में से 2,75 घटाओ, ये आ जाएगा। ठीक है, उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सही आएगा, या आप ये निकाल लो 4 रुपए के हिसाब से, फिर जो भी आएगा उसमें से 8,25 माइनस कर देना, एक ही बात पड़ेगी। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, एक बार हमने हमेशा पहले वाला तरीका अपनाया, तो इस बार हम दूसरा निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट आ गई फर्स्ट केस में 12 लाख, फिर 4 को 3,12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी 12,33,000। ठीक है, टोटल में से वेरिएबल हटा दो तो ये आपका आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, चाहे पर यूनिट घटा के फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल निकाल के पहले टोटल में से ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल माइनस कर दो, बात एक ही पड़ेगी आपकी। दूसरे केस में आपकी आएगी फिक्स्ड कॉस्ट 3,75,000, तीसरे केस में आएगी आपकी 3,75,000 ही,
और टोटल आ जाएगी 12,49,500। यहाँ आ जाएगी आपकी 3,75,000 ही। क्यों? क्योंकि 3,75,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बाकी के सभी केसेस में आपको टोटल कॉस्ट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फिक्स्ड को डालेंगे और उसके बाद टोटल अपने आप दोनों का टोटल करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले केस में आपने जो फिक्स निकाल ली वही आगे आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। सेल में से आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले केस में प्रॉफिट हो गया 3 लाख, दूसरे केस में हो गया 3,27,000, तीसरे केस में हो गया 3,40,500, चौथे केस में हो गया 3,67,500 और फिर हो गया आपका 3,81,000, ठीक है। अब हम क्या निकालते थे इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। फर्स्ट केस में 12 लाख लेंगे, गुणा में फर्स्ट केस में कितने टाइम पीरियड के लिए आप क्रेडिट दे रहे हो, यहाँ क्योंकि डेज है तो डेज के अकॉर्डिंग करेंगे, गुणा में 30 और बटे में टोटल दिन कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 360। अगर यहाँ पे मंथ दिया होता तो गुणा में 1/12, वही चीज करते, सेम वही किया है हमने एग्जैक्ट, ठीक है, जो हमने शुरू के क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ फर्स्ट केस में आ जाएगी आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख, यानी ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए आपके डेटर के तौर पे फंसे रहते हैं। दूसरे में आ जाएगी 1,54,125, 2,08,250, 2,67,188 और 3,24,750, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? इसकी जो कॉस्ट आएगी अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पैसा आप बाहर से उठाओगे तो आपको 20% की दर से देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट हो गया ए, ये निकलेगा बी। 1 लाख का 20% 20,000, इसका 20% 30,825, इसका 20% 41,650, इसका 20% 53,438 और इसका 20% 64,950। अभी हमें क्या निकालना है? नेट इनकम, क्योंकि अब हमारा प्रॉफिट कम हो गया इस लागत की वजह से। नेट इनकम कैसे निकलती है? ए माइनस बी, प्रॉफिट में से ये वाली उधार देके जो लागत आएगी वो घटा दो। तो पहले केस में आपका नेट इनकम बचेगी 2,80,000, दूसरे केस में नेट इनकम बचेगी 2,96,175, तीसरे में बचेगी 2,98,850, चौथे में बचेगी 3,14,062 और फिर बचेगी 3,16,050। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो केस है लास्ट वाला, इसमें हमारे पास मैक्सिमम नेट इनकम आने वाली है। तो लास्ट वाले केस में क्या था? 60 दिन का बढ़ा दीजिए आप, यानी 90 दिन का क्रेडिट पीरियड कर दो। हमारी कंपनी 90 दिन का क्रेडिट पीरियड कर सकती है क्योंकि इस केस में इसे सबसे ज्यादा नेट इनकम होने वाली है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का चैप्टर खत्म। इसके सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। और मैंने ये नोट करा है कि आपका जो है ना प्रैक्टिकल्स आप में भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम है आपका, उसमें दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिकल निकल नहीं रहे हैं। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है आपका, अगर आप करके चलेंगे तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास लेके आएंगे।